तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण 1 घंटे 31 मिनट के बजट भाषण में कुल 10,650 शब्द बोली। उनका सबसे ज्यादा फोकस डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स जैसे शब्दों पर रहा। वहीं महिला, स्टूडेंट, बिजली, गरीब, कोरोना और रोजगार जैसे शब्द भाषण के भीतर काफी कम थे। सीतारमण का ये सबसे छोटा बजट भाषण था। इससे पहले 2021 में उन्होंने 1 घंटा 50 मिनट का बजट भाषण दिया था। 2020 में सबसे लंबा 2 घंटे 17 मिनट और 2019 में 2 घंटे 9 मिनट का भाषण दिया था। पीएम मोदी का ये 10वां बजट था। उन्होंने कहा कि ये बजट आम आदमी के लिए कई अवसर पैदा करेगा। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है और लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई है। इस बजट के जरिए ग्रीन जॉब्स का नया सेक्टर खुला है। पीएम मोदी ने इस बजट को गरीबों का कल्याण करने वाला बजट बताया। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। और वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आरबीआई डिजिटल करेंसी को साल 2022 से जारी करेगा। यानी कि रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलने लगेगी, जिसके जरिए पेमेंट या फिर ट्रांसफर आप कर सकेंगे। यानी वॉलेट और बैंक अकाउंट का झंझट ही खत्म। Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि डिजिटल करेंसी आने से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बीजेपी के जयंत सिन्हा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जयंत जी, क्या आपकी रिएक्शन है इस बजट को लेकर? बहुत ही उम्दा बजट फिर एक बार माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और इस बजट में जो सबसे मुख्य जो बात है वो यह है कि ये प्रो ग्रोथ बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा
कि हमारी कोशिश है कि हम वर्चुअस इन्वेस्टमेंट साइकिल के द्वारा हम लोग जीडीपी को रफ्तार दें, और ये बिल्कुल दिया जाएगा जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको पिछली बार 34% से बढ़ाया गया था, इस बार फिर 34% से बढ़ाया गया है। 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त राज्यों को भी 1 लाख करोड़ और दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और इस तरीके से जो करीब 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा 4% ऑफ जीडीपी, इससे आगे के समय हमारे जीडीपी को बहुत रफ्तार मिलेगा और इससे रोजगार का भी बड़ी तेजी से सृजन होगा। सर क्रिप्टो पर सर टैक्स लगाया गया, क्या कहेंगे सर? 30% टैक्स। देखिए, सब एसेट्स पे टैक्स लगता है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो सोना हो। इसी प्रकार से अब डिजिटल एसेट्स पे भी टैक्स लगेगा, और वो सही है, लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोगों को लाना था डिजिटल एसेट्स। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि इससे बेरोजगारी दूर होगी या महंगाई कम होने का कोई संकेत है? बेरोजगारी इससे बहुत कम होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि निवेश में इसमें प्राथमिकता दी गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्राथमिकता दी गई है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है उसमें प्राथमिकता दी गई है, और इस प्रकार से बहुत सारे नए योजनाएं आएंगी, बहुत सारे रोड्स और सब और बातों का विस्तार होगा, और इससे रोजगार जरूर बढ़ेगा। ये थे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री जयंत सिन्हा, जिनका कहना है कि ये बजट अच्छा है और इससे बेरोजगारी भी कम होगी, साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेगा और महंगाई भी कम होगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रिजर्व बैंक जो डिजिटल करेंसी जारी करेगा वो ऑफिशियली लीगल टेंडर होगा। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को सरकार लीगल टेंडर नहीं मानती, अगर उसे कोई संपत्ति के रूप में रखना चाहे तो रखते हैं। सरकार रिजर्व बैंक जो इशू करेगी डिजिटल करेंसी, वो वैध ऑफिशियल लीगल टेंडर होगा। और आज दुनिया जैसे जैसे आगे प्रगति कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन और सब नई टेक्नोलॉजीज, उसमें भारत पीछे न रह जाए, उसके मद्देनजर रखते हुए ये आरबीआई इसको इशू करेगी एज एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। जहां तक प्राइवेटली जो इशू होते हैं क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, उसको सरकार लीगल टेंडर नहीं मानती है, और वो एक एसेट के रूप में लोग रखना चाहे तो रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अभी 30% टैक्स रखा गया है। सरकार सिर्फ आरबीआई की इशू करेगी भी डिजिटल करेंसी को रिकॉग्नाइज करेगी। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने भी कहा कि स्टेट फाइनेंस का ख्याल रखा गया है। डिजिटल करेंसी से भी अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म आएगा। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट राज्य सरकार को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेगी। State finance very well. The focus on digital economy, digital rupee will also transform the economy. As usual, Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister has given a special focus on Northeast. And Prime Minister Development Scheme for Northeast with initial outlay of 1500 crores will help the state government in building infrastructure. तो डिजिटल करेंसी को लेकर अर्थशास्त्र के जानकारों का क्या कहना है, आइए समझते हैं। सर क्या कहेंगे, जो बजट से किसी उम्मीदें थी और किस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, ताकि लोग उससे हाँ जी, सो आई एम फ्रॉम द डिजिटल सेक्टर, डिजिटल इंडस्ट्री। डिजिटल को तो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। बिल्कुल। सो व्हेन आई लुक एट बजट में 2 एंगल होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है टैक्स रेट। इस बार टैक्स रेट में कुछ भी टिंकरिंग नहीं हुआ है, एग्जैक्टली सेम है। मेरे ख्याल से ये सिचुएशन में इट्स अ गुड न्यूज़, यू नो, क्योंकि जो हमारा 2 साल कोविड का गया, सबको लग रहा था अभी टैक्स बढ़ जाएगा। इस बार टैक्स सरकार ने नहीं बढ़ाया। बिजनेस के एंगल से भी हमको स्टेबिलिटी चाहिए, रोज चेंजेस नहीं चाहिए, तो टैक्स सेट में हमको स्टेबिलिटी दिख रही है, विच इज गुड न्यूज फॉर द इंडस्ट्री। अब हम लॉन्ग टर्म सेक्टर से आते हैं। इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द गवर्नमेंट्स थिंकिंग इन एवरी एरिया हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। जैसे डिजिटल रुपी अनाउंस किया है, वन ऑफ द वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड जो ऑलरेडी डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहा है, आगे की सोच रहा है। आज करेंसी छापना तो सरकार का काम है ना, मैं और आप तो नहीं छाप सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट एक्सचेंज है वो खुद की करेंसी चला रहे हैं, वो कैसे चलेगा? तो सरकार उसकी एक रेगुलेशन करके डिजिटल रूप में भी इसको एकत्रित करेगी। सरकार ई पासपोर्ट की बात कर रही है, सरकार बात कर रही है कि हम लोग ड्रोन्स यूज करके किसानों को कैसे बेनिफिट देने वाले हैं। सरकार बात करिए कि जो सरकार से पेमेंट लेना है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली लो, वहाँ जाके किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये सरकार की थिंकिंग डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि हमको टेक्नोलॉजी और डिजिटल यूज करके कैसे पब्लिक की सर्विस करनी है और कैसे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल,
मतलब यानी कहीं न कहीं इसमें विकास को ज़्यादा महत्व दिया गया है, बजाय इसके कि टैक्स हम ज़्यादा बढ़ाएं कम करें उस पर महत्व देने के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से फुल्ली ए पॉलिटिकल बजट है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले 1 महीने में उत्तर प्रदेश का नाम भी नहीं लिया मुख्य वित्त मंत्री ने कहा भी। कंप्लीटली ए पॉलिटिकल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, डेवलपमेंट एंगल से। और देश का विकास तभी होता है जब लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म आपने 5% टैक्स बढ़ा दिया, घटा दिया, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, जो पीएम गति शक्ति का इनिशिएटिव है, बहुत ही इंस्पायरिंग इनिशिएटिव है। 100 कार्गो टर्मिनल खड़े करेंगे, 400 वंदे भारत ट्रेन चालू करेंगे। जो एक इनिशिएटिव चालू किया ई विद्या का, आज कोरोना में सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को हुआ है। उनके 2 साल स्कूल के निकल गए। 4th क्लास का बच्चा 6ठी क्लास में जाएगा, उसको कैसे मालूम कि 5वीं क्लास में क्या हुआ। जो ई विद्या का इनिशिएटिव है, जहां सरकार 100 चैनल लॉन्च करने वाली है एजुकेशन देने के लिए फ्री, उससे बच्चे खुद की एजुकेशन कर सकते हैं। सरकार को समझ में आया कि कोविड में लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रेशर पड़ा है। सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया मेंटल हेल्थ के बारे में। अलग अलग सेंटर क्रिएट करेंगे, डिजिटल के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये दिखा रहा है सरकार के मतलब एक तो सेंसिटिवनेस कि हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व की जाए, और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बिल्कुल, अगर नंबर देने की बात करें सर, कितने नंबर देंगे आप? मेरे हिसाब से 10 में से 8 देना चाहिए। बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से पास कर रहे हैं आप। जाहिर सी बात है कि यह 80% से पास कर रहे हैं 10 में से। और चलिए अब आपको सुनाते हैं वाराणसी के छात्रों की राय इस बजट को लेकर क्या है। किया जाए तो बजट जो है वो पिछली बार भी रोजगार को लेकर के ऐसा ही कहा गया था कि 2 करोड़ की रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अमल हुआ नहीं। अब ये दौर जो है वो महामारी का दौर है, उसमें उन्होंने जो 60 लाख का रोजगार की जो बात की है, उसमें उनको बहुत अमल लाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हाल ही में जो बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, बेरोजगारों की, उसमें जो छात्रों के बीच, प्रतियोगी छात्रों के बीच में जो असंतोष बढ़ा है, उसको भी पहले उन समाधान को भी उनको ध्यान में रखना जरूरी है। जी, अगर वाकई में ये घोषणाएं अगर धरातल पे आती हैं तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और लेकिन इसको धरातल पे उतारने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा सरकार को। हालांकि पिछले बजट से जब से भी सरकार है, ये लगातार ये वादा करती आती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कर नहीं पाती है धरातल पे। अगर करेगी तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। देखिए, जो सरकार का वादा करने का जहाँ तक आपने बात कही, वो मूल रूप से जब तभी धरातल पर सच साबित हो सकता है जब अपने वो वादों को जो है नौजवानों के बीच में क्रियान्वित करें और उनके लिए हित की बात करें। जी देखिए, मैं सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लागू नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जिस पे विचार किया गया, उसमें जो बजट है पहले 4% था, अब 6% कर दिया गया। ये बहुत सराहनीय कदम है। अगर ये मतलब ज़मीनी स्तर पे अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, आप वर्तमान में शिक्षा का स्तर को आप जान ही रहे हैं कि क्या है, तो मैं इतना ही मानता हूँ कि जो शिक्षा हो वो निःशुल्क हो, अनिवार्य हो, वो सभी के लिए हो, KG से लेकर PG तक, ठीक है। और शिक्षा को मतलब रोजगार परक बनाया जाए, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा जो हुआ है, अभी 2014 से सरकार है इनकी, सरकार 2014 से कई बार बजट पेश हुआ, एक बार बजट पेश नहीं हुआ, कई बार बजट पेश हुआ। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है और सिर्फ कागजातों पे है, न कि धरातल पे। देख सकते हैं कुछ हुआ नहीं है इनके सरकार में। आज न कोरोना हुआ है, कोरोना से पहले क्या था? 2019 से पहले कोरोना नहीं न था। कितना यूनिवर्सिटी बना है ये, शिक्षा पे कितना काम किए हैं, रोजगार पे कितना काम किए हैं ये लोग।